इस वीडियो में बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। किस पे बात करेंगे? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे बात करेंगे, रिवीजन। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है बंटवारा, मतलब एक सेल का बंटवारा हो रहा है। एक सेल डिवाइड होके कितने सेल बना? एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना रही, इसे क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। और इसकी एक पूरी साइकिल चलती है। साइकिल कैसे चलती है? मान लो कोई सेल अभी अभी नई बनी है, न्यू सेल बनी है, तो तुरंत क्या वो तुरंत दूसरी सेल बना देगी? नहीं, सबसे पहले इस सेल में क्या होगा? ग्रोथ। इस ग्रोथ को बोलेंगे सेल ग्रोथ। सेल अब क्या होगा? बड़ा होगा। उसके बाद ये डिवाइड कर जाएगा कितने भागों में? दो। कितने पार्ट में? दो। एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे? दो। तो इसको बोलेंगे ये सेल पैदा कर दिया दो सेल, तो इसे बोलेंगे रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब अब ये सेल फिर डिवाइड करेगी। फिर डिवाइड करना अगर होगा तो पहले इसमें होगा सेल ग्रोथ। क्या होगा? पहले इसमें होगा सेल ग्रोथ। अब ये सेल ग्रोथ करके सेल क्या करेगा? अपना साइज बड़ा करेगा। उसके बाद क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो कहने का माना यह है कि किसी भी सेल में क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो उसमें क्या होता है? सेल ग्रोथ एंड क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कैरेक्टरिस्टिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, विशेष फीचर बताओ, तो क्या होगा? सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेल का। क्यों? क्योंकि जब हम कभी चाहे दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो शुरुआत करता है अपनी लाइफ, वो अपनी लाइफ की शुरुआत करता है एक सिंगल सेल से। कह दो हम नहीं मानेंगे तो हम कहेंगे हायर ऑर्गेनिज्म देखो, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट। और ये जाइगोट है सिंगल सेल, और इसी सिंगल सेल से मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल के इंडिविजुअल बनते हैं। एक सेल से मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल का इंडिविजुअल बना है, एक ऑर्गेनिज्म बना है। तो कहने का मतलब ये एक सेल से मिलियन ऑफ सेल कैसे आए हैं? उस सेल में क्या हुआ है? इस एक सेल में इस सेल का ग्रोथ हुआ है, और क्या हुआ है? रिप्रोडक्शन। देखो जब सेल ग्रोथ होगा तो उसमें दो चीजें होंगी, एक होगा न्यूक्लियस का ग्रोथ, एक होगा साइटोप्लाज्म का ग्रोथ। तो सेल के ग्रोथ में एक हो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, उसके साइटोप्लाज्म में ग्रोथ हो रहा है, एक है न्यूक्लियस का ग्रोथ, न्यूक्लियस बढ़ रहा है। न्यूक्लियस बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए उसका इंक्रीज कर रहा है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का यहां मतलब है डीएनए एक डीएनए से दो डीएनए बन रहा है। तो देखो साइटोप्लाज्म और उसके बाद क्या? रेप्लिकेशन। और रिप्रोडक्शन का माना होता है सेल डिवाइड होके दो भाग में बट गया एक सेल, ये इसको बोलेंगे पेरेंटल सेल। क्या बोलेंगे? पेरेंटल सेल। और जो डिवाइड करने के बाद सेल बना है उसे क्या बोलेंगे? डॉटर सेल को। तो पेरेंटल सेल ने क्या प्रोड्यूस किया? डॉटर सेल। तो उसके लिए अब ये डॉटर सेल क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। सेल ग्रोथ में दो चीजें, साइटोप्लाज्म बढ़ाएगा, न्यूक्लियस बढ़ाएगा। न्यूक्लियस मतलब डीएनए को डबल करेगा। उसके बाद क्या कराएगा? सेल डिवीजन करा देगा। क्या करा देगा? सेल डिवीजन। तो ये एक पूरी सेल साइकिल मेंटेन रहेगी। देखो कैसे एक नया सेल न्यू सेल बना, उसने क्या किया? ग्रोथ किया। उसने क्या किया? ग्रोथ। और ग्रोथ करके उसने क्या किया? रिप्रोडक्शन मतलब डिवीजन। अच्छा, रिप्रोडक्शन करके क्या बना? फिर नया सेल बना। फिर नया सेल क्या करेगा? ग्रोथ। तो ऐसे एक पूरी साइकिल चल रही। इसी चैप्टर को नाम बोला गया सेल साइकिल। और इसमें क्या हुआ है? डिवीजन हो रहा है। तो सेल साइकिल में क्या हो रहा है बच्चा? डिवीजन, और नए नए सेल बन रहे हैं। तो सेल साइकिल का अगर हम डिफिनीशन देना चाहें एनसीईआरटी वाला, तो सेल साइकिल कहता है इस बीच में कई सारे घटनाएं घटेंगी। इस साइकिल में सीक्वेंस में कई सारे क्रम में। तो कहता है सीक्वेंशियल इवेंट, सीक्वेंस ऑफ घटना, इवेंट्स इन विच जिसमें अब कौन से सीक्वेंस? जिसमें सेल रेप्लिकेट कर रहा है अपने डीएनए को। इस घटना में क्या होगा? पूरे सेल साइकिल में क्या होगा? सेल रेप्लिकेट इट्स डीएनए, अपने डीएनए को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, और ये सिंथेसिस करेगा। अब यहां पर क्या हो गया? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को डबल कर लिया। अब अदर न्यूक्लियर डीएनए को डबल कर लिया, उसके बाद साइटोप्लाज्म में भी तो ग्रोथ करेगा। तो ये सिंथेसिस करेगा अदर, एनसीईआरटी की सीधी लाइन लिखना है, अदर कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है? जिस घटक, कंस्टिट्यूएंट जिससे साइटोप्लाज्म बना है उसको भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सिंथेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइटोप्लाज्म
किसका किसका सिंथेसिस करेगा? कंस्टिट्यूएंट। कौन सा कंस्टिट्यूएंट? जिससे मिलकर साइटोप्लाज्म बड़ा है। मतलब यहां कुल मिला जुला के क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये करके ये किसमें ग्रोथ कर रहा है? न्यूक्लियस का ग्रोथ। डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, किसका ग्रोथ कर रहा है? न्यूक्लियस। और सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट, जो साइटोप्लाज्म के कंस्टिट्यूएंट है उसको बढ़ा रहा है। मतलब किसकी ग्रोथ कर रहा है? साइटोप्लाज्म की ग्रोथ कर रहा है। किसकी ग्रोथ कर रहा है? साइटोप्लाज्म। और कुल मिला जुला के ये दोनों मिला के क्या बोलेंगे कि सेल का ग्रोथ हो रहा है। किसका ग्रोथ हो रहा है? सेल का ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें जो होता और क्या होगा। अंततः अब उसने सेल अपने रेप्लिकेट कर लिया, डीएनए को सिंथेसिस कर लिया, क्या दूसरे घटक को जो साइटोप्लाज्म में, अंततः एवेंचुअली ये क्या कर जाएगा? यही एग्जैक्ट लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, एज एवेंचुअली डिवाइड इनटू, ये कितने डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा? 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। तो देखो कितनी प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। देखो न्यूक्लियस भी बढ़ाना है, साइटोप्लाज्म भी बढ़ाना है, सेल डिवीजन भी बढ़ाना है। तो सेल डिवीजन भी करना है, सॉरी बढ़ाना नहीं, सेल डिवीजन भी क्या करना है। तो ये सब स्टेप, ऐसा नहीं पहले तुम सेल डिवाइड करा दो फिर डीएनए रेप्लिकेशन करा रहे हो। ये सब क्या होने चाहिए? कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। क्यों कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए? ताकि करेक्ट डिवीजन हो सके। करेक्ट डिवीजन हो सके। करेक्ट डिवीजन होगा तो क्या होगा? प्रोजनी और पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर इंटैक्ट रह सके। अगर हम माइटोसिस करा रहे हैं तो क्या होता है माइटोसिस, हम बात करेंगे। तो ये क्या होने चाहिए? कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। अच्छा ये सब एक के बाद एक होगा, एक इवेंट के बाद एक दूसरा इवेंट होता है। ये कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन या जेनेटिकल? ये अंडर जेनेटिकल कंट्रोल होते हैं। ये सब किसके अंडर होते हैं? अंडर जेनेटिकल कंट्रोल। तो ये अपनी बात हो गई, पूरा ओवरव्यू एक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो एक सेल साइकिल पूरी ऐसे साइकिल चलती रहेगी, उसमें डिवीजन होता रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल नई सेल पहले क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। ग्रोथ में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो सकता है, न्यूक्लियस का ग्रोथ होगा। न्यूक्लियस का ग्रोथ मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होना। साइटोप्लाज्म का जो ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्म का जो ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट साइटोप्लाज्म जिससे बना उसको बढ़ाते सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस का क्या करते हैं? न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। कुल मिला जुला के सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसका? सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्योंकि अब ये लगातार एक सेल से पूरी बॉडी बनती है और इसमें क्या होता है? इसीलिए हमने बोला सेल साइकिल जो होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का वो क्रम इन जिसमें सेल रेप्लिकेट करता है अपने डीएनए को, सिंथेसिस करता है अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्या? साइटोप्लाज्म। और उसके बाद इवेंचुअली अंततः सेल क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और ये सब जो स्टेप होता है ये कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए ताकि करेक्ट डिवीजन हो सके। अच्छा ये सब किसके कंट्रोल में होता है? क्या ब्रेन कंट्रोल करता है? नहीं, खुद जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है। तो देखो भैया अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन। टाइप ऑफ सेल डिवीजन में अगर बात करें, किसमें बात करें? टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो 3 तरीके के सेल डिवीजन होते हैं। टाइप ऑफ सेल डिवीजन, 3 तरीके के सेल डिवीजन हमने पढ़ने हैं। एक है माइटोसिस, माइटोसिस को बोल सकते हैं माइटोटिक। दूसरा है मियोसिस, मियोसिस को बोल सकते हैं मियोटिक। तीसरा है एमाइटोसिस। क्या है? एमाइटोसिस। तो 3 तरीके के डिवीजन होते हैं। बस एमाइटोसिस के बारे में हमें जानना ही नहीं, ये जानना है कि ये होता है ये प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें एमाइटोसिस द्वारा डिवीजन होता है। प्रोकैरियोट में जैसे बैक्टीरिया, ये अपने कोर्स सिलेबस में नहीं तो इसको नहीं जानना है। चलो माइटोसिस पे अगर बात करें और माइटोटिक पे बात करें तो उसके पहले हमें जानना होगा हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का माना होता है सिंगल सेट ऑफ अगर क्रोमोसोम पाए जाए, ये है हैप्लॉइड। अगर किसी सेल में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को n बोलेंगे, डबल सेट ऑफ n 2n होगा। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे उसे हैप्लॉइड बोलेंगे, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड बोलेंगे। अब चलो अब बात करते हैं, अगर हम बात करें, अगर हम सेल डिवीजन कराएंगे तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? एक सेल से बनेंगे 2 सेल।
एक सेल मान लो 2n वाला है और डिवाइड करने के बाद जो सेल बना है वो भी क्या बना है, 2n और 2n बना है। अगर सेल मान लो पेरेंटल सेल 4n है और डिवाइड करने के बाद भी 4n और 4n बना है, अगर पेरेंटल सेल n है और डिवाइड करने के बाद भी n और n बना है, तो इसे बोलते हैं पेरेंट और प्रोजनी का क्रोमोसोम नंबर क्या है, इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब इसीलिए माइटोसिस को, और ये होता है माइटोसिस डिवीजन, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। कौन सा डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मान लो ये 4n है तो इसके प्रोजनी क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2n। अगर ये सेल 2n है, अगर इसमें मियोसिस करा दिया जाए क्या हो जाएगा, n और n। और हैप्लॉइड का कभी मियोसिस नहीं होता, हैप्लॉइड का मियोसिस नहीं होता। तो पेरेंट और प्रोजनी की देखा जाए तो क्रोमोसोम नंबर में कमी आ गई, रिडक्शन, इसीलिए इसे बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। यहां हम बात करेंगे किसकी, यहां हम बात करेंगे माइटोसिस की बात करेंगे। तो चलो माइटोसिस की बात करते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं। टाइप ऑफ सेल डिवीजन में हमने देखा दो तरीके के, माइटोसिस, माइटोटिक, या इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, पेरेंट और प्रोजनी में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, डिवाइड करने के बाद सेम होगा। मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, पेरेंट और प्रोजनी में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये माइटोसिस हमें पढ़ना ही नहीं है। तो हमारे पास अब बात करने को रहा क्या, माइटोसिस। किस पे बात करने जा रहे हैं हम, माइटोसिस पे बात करने जा रहे हैं। तो चलो माइटोसिस की अगर बात करें, किसकी बात करें, माइटोसिस। तो इसमें जो होता है माइटोसिस अगर बात करें तो इसमें भी कई फेज होते हैं। क्या होते हैं, कई फेज ऑफ सेल साइकिल की बात करने वाले हैं। मतलब वो जो सेल साइकिल होती है उसके बीच में कौन कौन से फेज आ रहे हैं। तो फेज ऑफ सेल साइकिल, अच्छा सेल साइकिल का माना होता है, सेल साइकिल का माना होता है नई सेल बनी, उसने ग्रोथ किया और फिर से नई सेल बना दी, वो एक सेल साइकिल हो गया। ऐसे अगर बात करें तो ह्यूमन सेल जो होता है, और अगर टिपिकल ह्यूमन सेल की बात किया जाए यूकैरियोट में, तो ये 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है। क्या करता है, 24 घंटे में एक कंप्लीट डिवीजन करता है। एक सेल साइकिल 24 घंटे की होती है। अब ये जो 24 घंटे का ड्यूरेशन है, ये ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, ये वेरी करता है। क्या करता है, वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वेरी करता है। और सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करता है। एक ही बॉडी में सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। इससे मतलब घुटने की सेल में डिवीजन और हो रही है, और उसके बाद इंटेस्टाइन में किसी और तरीके मतलब ड्यूरेशन और ज्यादा है। तो सेल टाइप टू, एक ऑर्गेनिज्म में सेल टाइप टू सेल टाइप ये ड्यूरेशन क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, इसका कोई सबूत, हाँ ईस्ट जो होता है वो सेल डिवाइड करता है 90 मिनट में। उसका एक सेल डिवीजन, एक सेल साइकिल कितने का होता है, 90 मिनट में। अगर हम फेज ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो हमें पढ़ने हैं दो फेज, एक होता है इंटरफेज होता है, दूसरा होता है एम फेज को हम माइटोटिक फेज बोलेंगे। देखो इंटरफेज जो होता है, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो लगभग ये, अगर हम ऐसे बात करें, लगभग 95% से ज्यादा टाइम कौन लेता है, इंटरफेज लेता है। और लगभग 5 से कम % का टाइम कौन लेता है, एम फेज होता है। इंटरफेज में क्या होता है, सेल डिवीजन की तैयारी होती है। सेल डिवीजन की क्या होती है, तैयारी। इसीलिए इसे प्रिपरेटरी फेज भी बोला जाता है, या इसे पहले के साइंटिस्ट कुछ देख नहीं पाते थे तो इसे रेस्टिंग फेज बोल देते थे, क्योंकि सेल यहां टूटता हुआ, दो भागों में टूटता हुआ नहीं दिख रहा था। एक्चुअल सेल डिवीजन इसमें हो रहा था, किसमें, एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में हो रहा था। लेकिन इंटरफेज में ऐसा कुछ सेल डिवाइड करता हुआ नहीं दिख रहा था, इसीलिए के लिए पहले के साइंटिस्ट इसे रेस्टिंग फेज बोलते थे। लेकिन बाद वाले बोले नहीं, ये रेस्टिंग नहीं, ये तैयारी कर रहा है, प्रिपरेटरी फेज बाद वाले बोले। तो इसमें देखो 3 फेज होता है, एक होता है G1 S, फिर पढ़ेंगे G2, गैप 1 सिंथेटिक और गैप 2। उसके बाद एम फेज में जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, अगर बात करें ह्यूमन सेल की बात करें तो 24 घंटे में कंप्लीट डिवीजन होता है, तो लगभग 23 घंटे इसके इंटरफेज होंगे और 1 घंटा क्या होगा, एक लास्ट घंटे में वो क्या कर जाएगा, सेल डिवाइड कर जाएगा। मतलब 23 घंटा तैयारी करेगा सेल डिवाइड करने का और लास्ट घंटे में क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो देखो एम फेज में भी 2 चीजें होती हैं,
एम फेज कोई भी सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड करने से पहले वो क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस एक से दो सेल में कन्वर्ट, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाएगा ताकि एक इसमें चला जाए और एक इसमें चला जाए। न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और जब अब कैरियोकाइनेसिस हो गई, अब सेल डिवाइड कर जाएगा तो सेल डिवाइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगर डिवाइड करेगा साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। अब कैरियोकाइनेसिस भी कई स्टेप में होता है। देखो प्रोफेज, पहले प्रो मतलब पहले जो कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज है उसे बोलते हैं प्रोफेज। उसके बाद जो बीच वाला फेज है उसे बोलते हैं मेटाफेज। बीच वाले फेज को बोलते हैं मेटा मतलब बीच में। लास्ट वाले फेज को बोलते हैं टीलोफेज। क्या? टीलो मतलब अंत मतलब एंड। और उससे पहले जो फेज आता है उसे बोलते हैं एनाफेज। तो चार फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें कैरियोकाइनेसिस हो जाती है। उसके बाद सेल डिवाइड कर जाएगा। क्या डिवाइड कर जाएगा? सेल डिवाइड कर जाएगा। अच्छा, एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ होता है? यहीं होता है। अब देखो इसे क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोल सकते हैं, इंटरफेज को। सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन होता है? यही होता है। अब देखो जीवन अगर बात करें तो इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है। जैसे सेल डिवाइड करना होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली तैयार हो गई, एक्टिव हो गई। हालांकि मेटाबॉलिज्म उसमें पहले चलता है। और ग्रोथ कंटिन्यू होगा, ग्रोथ लगातार होगा। इसमें जो होता है आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है, अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो सकता है, और उसके बाद एटीपी का सिंथेसिस हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो होता है जीवन, जो होता है जीवन फेज में जो होता है ये क्या होता है? ये जीवन, अगर हम बात करें जीवन फेज, तो जीवन फेज में जो होता है इंटरवल, ये देखो इंटरवल किसके किसके बीच का है? जीवन फेज इंटरवल किसके किसके बीच का है? तो इधर देखना, उससे पहले हमें कुछ समझाना पड़ेगा। यहाँ बताओ जीवन के बाद क्या आता है? जीवन के बाद आता है एस के बाद क्या आता है? G2 के बाद क्या आता है? G2 के बाद आता है M, फिर क्या आता है? G1, फिर आता है S। देखो M मतलब माइटोटिक फेज और S फेज के बीच का इंटरवल क्या बोल रहे हैं? बीच के इंटरवल को जीवन बोल रहे हैं। तो जीवन जो होता है ये इंटरवल होता है किसके किसके बीच? इंटरवल होता है बिटवीन M एंड S फेज। हमारी एनसीईआरटी में S फेज को S फेज ना लिख के जो उस S फेज में होता है वो लिख दिया है। चलो उसके बाद बात करते हैं S फेज में जो होता है, यहाँ तीन चीजें होती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा, जो कि एनी प्लांट में एब्सेंट होगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन मतलब एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बनेगा। उसके बाद इसमें हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। हिस्टोन प्रोटीन, तीन चीजें याद रख लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं G2 में जो होता है, G2 में एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम होता है ट्यूबलिन प्रोटीन। ये ट्यूबलिन प्रोटीन आगे चलकर बनाती है स्पिंडल फाइबर। क्या बनाती है? स्पिंडल फाइबर, जो कि मदद करता है किसमें? सेल डिवीजन में। अगर यहाँ मान लो क्रोमोसोम, अगर यहाँ जैसे एनसीईआरटी बोल रही है वैसे हम लिख रहे हैं, अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर X है तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर X होगा। लेकिन यहाँ मान लो अगर क्रोमोसोम अमाउंट, डीएनए अमाउंट, अगर यहाँ डीएनए अमाउंट अगर यहाँ 2C है, डीएनए अमाउंट 2C है, तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। एक डीएनए से एक क्रोमैटिड से दो क्रोमैटिड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो गया? 4C हो गया। क्या हो गया? 4C। तो उससे पहले हम समझ लेंगे थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में समझ लेंगे। ये जब क्रोमोसोम हम बनाते हैं तो ये होता है डीएनए कंडेंस करता हो, क्या बनाता है? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन को फुल्ली कंडेंस कर दो तो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम का ये होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतना क्रोमोसोम होगा। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इससे कुछ क्रोमैटिड निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं?
इसमें है एक क्रोमोसोम्स, कितने सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर है, दो क्रोमेटिड वाला, एक क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड। और उसके बाद जो होता है इसके दोनों तरफ पाए जाते हैं काइनेटोकोर। क्या पाए जाते हैं, काइनेटोकोर। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, 46 क्रोमोसोम। अगर बात करें ह्यूमन की तो 46 क्रोमेटिड होते हैं, मतलब कंडीशन ये रहती है एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड। लेकिन जब ये यहाँ आएंगे तो एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड हो जाएगा। तो डीएनए मतलब क्रोमोसोम का नंबर तो क्या है, क्रोमोसोम का नंबर तो क्या है, सेम है। अगर यहाँ 2x क्रोमोसोम है तो यहाँ 2x क्रोमोसोम, लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, इसमें डबल हो जाएगा। तो ये अपनी बात हो गई किस पे, इंटरफेस पे बात हो गई। अब देखो अगर हम बात करते हैं हमें जीवन से कहाँ जाना है, जीवन से जाना है, हम अगर जाना चाह रहे हैं किसमें, अगर हम जाना चाह रहे हैं जीवन से S में जाना है, फिर G2, फिर M। तो यहाँ एक चेक पॉइंट होता है जो डिसीजन लेता है सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन को आगे बढ़ाना है कि नहीं, उसे बोलते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट फर्स्ट जो होता है वो होता है जीवन साइक्लिन। क्या होता है, जीवन साइक्लिन। साइक्लिन प्रोटीन का बना होता है जो जीवन को S में एंट्री दिलाता है। उसके बाद दूसरा चेक पॉइंट पड़ता है G2 और M के बीच में, इसे बोलते हैं M साइक्लिन, माइटोटिक साइक्लिन, जो डिसीजन लेता है G2 को ट्रांजिट करा के प्रोफेज मतलब मेटाफेज के माइटोटिक फेज के प्रोफेज में भेजता है। तो ये हो गया अपनी बातें। चलो इसको मिटा देते हैं। फेज ऑफ सेल साइकिल की अगर बात करें तो इंटरफेज जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लगभग 95% समय इंटरफेज लेता है। उसके बाद लास्ट के 5% के टाइम में क्या होता है, एम फेज मतलब एक्चुअल डिवीजन होता है। एक्चुअल डिवीजन में जो होता है कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवाइड करना। साइटोकाइनेसिस का माना होता है सेल का एक्चुअली डिवाइड करना। उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद दो सेल बढ़ जाते हैं। क्रोमोसोम बीच में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर होल्ड करता है क्रोमेटिड को। किसको होल्ड करता है, क्रोमेटिड को होल्ड करता है। इसके दोनों तरफ पाए जाते हैं काइनेटोकोर। ह्यूमन सेल डिवाइड करता है 24 घंटे में। ये ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करती है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में एक एग्जांपल ईस्ट का दे सकते हैं। ईस्ट जो होता है ये डिवाइड करता है 90 मिनट में। इसके सेल डिवाइड कर सकते हैं। इंटरफेज में 3 सब फेज होते हैं। जीवन फेज जो इंटरवल है किसके बीच में, इंटरवल है एम और हमारी एनसीईआरटी ने लिखा इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एस के बीच, एस में होता है। और ये मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव होती हैं। और इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर एक्स है तो यहाँ पर भी जाके क्रोमोसोम नंबर एक्स ही रहेगा। लेकिन डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेट एक डीएनए से 2 डीएनए कह सकते हैं बन सकता है। तो डीएनए तो अमाउंट बढ़ गया। तो एस फेज में 3 चीजें होती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ हिस्टोन प्रोटीन बनता है। उसके बाद यहाँ G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। यही ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे चलकर क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर। एनिमल में क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। तो ये अपनी बातें अगर होने के बाद अब हम बात करना चाहेंगे किस पे, अब हम बात करना चाहेंगे इंटरफेज के बाद बात करना चाहेंगे। इंटरफेज के बाद बात करनी है हमें किस पे, कैरियोकाइनेसिस पे, एम फेज के कैरियोकाइनेसिस। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जीवन फेज के पास 3 ऑप्शन होते हैं। जीवन फेज के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो ये सेल कंटिन्यू करे, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन इसके पास होता है ये क्या कर दे, सेल डिवीजन स्टॉप कर दे। दूसरा ऑप्शन होता है सेल डिवीजन क्या कर दे, या तो है सेल डिवीजन को कंटिन्यू करे या सेल डिवीजन स्टॉप कर दे, जिंदगी भर सेल डिवीजन ना करे। सेल डिवीजन स्टॉप होने में इसके पास 2 ऑप्शन और बढ़ जाते हैं। कैसे, किस तरीके से हो सकता है, टेम्परेरी करे, टेम्परेरी सेल डिवीजन स्टॉप कर दिया समय पड़ने पर। ओकेजनली मतलब कभी कभी, एनसीईआरटी में वर्ड लिखा ओकेजनली, ये डिवाइड कर सकते हैं खास मौकों पर। जैसे हमें कुछ सेल को रिप्लेस करना हुआ, सेल को, तो क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड फिर से कर सकते हैं। अभी डिवाइड करना बंद कर दो। एक है परमानेंट डिवाइड करना बंद कर दे, जैसे नर्व सेल ये डिवाइड नहीं करती हैं। परमानेंट डिवाइड करना बंद कर दिया। इस दोनों स्टेज में चाहे टेम्परेरी बंद करे चाहे परमानेंट बंद करे, अगर हम बात करें एक साइकिल की, तो इसमें क्या होता है, जीवन, उसके बाद
G2, भैया इंटरफेज बड़ा होता है लेकिन हमें यहाँ समझाना है, G2 कह रहे हैं, S और G2। उसके बाद क्या आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। डायग्राम गलत बनाए क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन 95% कौन होता है, इंटरफेज होता है। तो देखो G1 से साइकिल G2 में गए, S में गया, S से G1, G1 से प्रोफेज, प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद सेल कितने भागों में, कितने 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 हो गए, 2 सेल हो गए। एक सेल से कितने डिवाइड होके कितने हो गए, 2 सेल। अब मान लो अब ये सेल डिफरेंशिएट होने वाला है, डिवाइड नहीं करना चाहता है, क्या डिवाइड नहीं करना चाहता है, तो चाहे वो टेम्परेरी डिवाइड करना बंद करे और चाहे वो परमानेंट डिवाइड करना बंद करे, तो चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट, ये एग्जिट कर जाएंगे, G1 से एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट फ्रॉम G1, एग्जिट फ्रॉम G1 फेज से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। मतलब G1 के बाद S में नहीं जाएंगे, G1 से ही क्या हो गए, एग्जिट हो गए, G1 से ही क्या हो गए, एग्जिट हो गए। और ये चले जाएंगे किसमें, इनएक्टिव स्टेज में, और ये इंटर कर जाएंगे इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव सेल नहीं हुआ, इनएक्टिव स्टेज मतलब अब सेल डिवाइड नहीं करेगा, इंटर इनटू इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज में इंटर कर गए हैं। उसके बाद ये जो होता है, जब इनएक्टिव स्टेज में इंटर करते हैं तो इन्हें क्या कर दिया जाता है, सेल साइकिल से सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है, सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल, सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल। सेल साइकिल से क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। G1 से जैसे ही G1 फेज से निकले उन्हें क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया सेल साइकिल से, मतलब वो सेल साइकिल में इंटर नहीं कर सकते। तो अब ये क्या होते हैं, अब इनसे पूछा गया सेल डिवीजन करोगे, तो ये कहें नहीं हम मौन हैं। मौन को मतलब खामोश, क्विसेंट फेज, क्विसेंट मतलब होता है मौन, क्विसेंट। तो इस फेज को जब सेल डिवीजन नहीं करे तो इसे क्विसेंट या G0 फेज बोलते हैं। लेकिन अभी भी इनका सेल जो सेल है, क्विसेंट फेज की जो सेल है, G0 की जो सेल है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब मेटाबॉलिज्म उसमें हो रहा है, नहीं होगा तो मर जाएगा वो। हालांकि सेल डिवाइड करना बंद कर दिया है लेकिन मेटाबॉलिज्म अभी भी उसमें हो रहा है। तो G1 फेज जो होता है उसके पास 2 ऑप्शन है, कौन से, या तो सेल डिवीजन को क्या करे, कंटिन्यू करे, या सेल डिवीजन को स्टॉप कर दे। सेल डिवीजन को स्टॉप वो टेम्परेरी कर सकता है और परमानेंट कर सकता है। टेम्परेरी करेगा तो ऑकेजनली, समय समय पर वो डिवाइड कर सकता है, लेकिन परमानेंट करेगा तो कभी नहीं डिवाइड करेगा। दोनों कंडीशन में एग्जिट कर जाएगा G1 से, और समय पढ़ने पर ऐसे एरो घुमा के दिया होगा, मतलब ये डिवाइड फिर से कर सकता है अगर जरूरत हो, अगर इससे कहा जाए तो। कहा कब जाए, जैसे मान लो इंजरी हो गई, उसको रिप्लेस करना, वहां का सेल डिवाइड नहीं कर रहा था, अब उसे डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में चाहे टेम्परेरी एग्जिट, चाहे टेम्परेरी सेल डिवीजन स्टॉप हुआ, चाहे परमानेंट, दोनों में क्या होता है, ये इंटर कर जाते हैं इनएक्टिव स्टेज में और सस्पेंड हो जाते हैं। कहाँ से, सेल साइकिल से, जिसे क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। लेकिन इस स्टेज में अभी भी सेल मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव है। अभी भी सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो अगर हम बात करें तो इंटरफेज से अगर हम आगे बढ़ें तो अब बात करते हैं एम फेज पे। क्या बोलते हैं, एम फेज। सबसे ज्यादा ड्रामा इसी फेज में होता है, एम फेज में, इसीलिए इसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। अच्छा, एम फेज में 2 चीजें हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। तो हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस। किस पे बात करेंगे, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस में भी हम बात करेंगे प्रोफेज। किस पे बात करेंगे, प्रोफेज पे बात करेंगे। तो देखो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, कुछ चीजें हम लिखेंगे। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अभी जो होता है, ये है सेल, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें जो होता है अभी ये फाइन, मतलब ये जो डीएनए है वो थ्रेड की तरह पाया जाता है, फैले होते हैं पूरा, तो अभी क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं होते। तो यहाँ क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। 46 के 46 क्रोमोसोम अभी मिक्स हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो इनिशिएशन होता है ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या होता है, कंडेंसेशन इनिशिएट होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। जब इसमें कंडेंस होना स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम जो होता है धीरे धीरे अपना इंडिविजुअलिटी पाते हैं। क्या पाते हैं, इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब होता है अलग अलग आते हैं। जैसे अभी सभी क्रोमोसोम आपस में मिक्स थे, सभी क्रोमोसोम आपस में क्या थे, ये मान लो 3 क्रोमोसोम है, काला, लाल और नीला, सभी मिक्स थे आपस में। नीला वाला धीरे धीरे कंडेंस
कंडेंस हुआ, देखो ये निकल गया, काला वाला धीरे धीरे कंडेंस हुआ, क्या हो गया, निकल गया। उसके बाद ये क्या हुआ, लाल वाला क्या हुआ, धीरे धीरे कंडेंस होके क्या हुआ, पहले ये आपस में उलझे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे कंडेंसेशन हुआ ये अनटेंगल्ड हुए। अनटेंगल्ड मतलब क्या होता है, ये सुलझने लगे। सुलझने लगे मतलब सभी क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी गेन करने लगे, अलग अलग होने लगे इन धागों से। तो अब बात करते हैं ये इनमें जो होता है, पहला कंडीशन इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन होगा, जब इनिशिएशन। और दूसरी बात इसमें जान लो, सेंट्रोजोम जो यहाँ पर बने दो हैं, दो सेंट्रोजोम हैं, दो सेंट्रोजोम ये अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे। सेंट्रोजोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। जब ये कंडेंसेशन कर रहे होंगे तो इनको न्यूक्लियर क्रोमोसोम को दिक्कत होगी, तो इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज, एंड ऑफ प्रोफेज में क्या कर दिया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, उसके बाद न्यूक्लियोलस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर मतलब क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये तीन घटनाएं घटी, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल की तरफ गए और ये सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पर जाकर बनाते हैं, ये रेडिएट करते हैं, निकालते हैं क्या, रेडिएट करते हैं एस्टर जैसा स्ट्रक्चर। एक्चुअल में वो रेडिएट करते हैं क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, क्या रेडिएट करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है एस्ट्रल रे, क्या बनाता है, एस्ट्रल रे। ये है सेंट्रोजोम, और सेंट्रोजोम से क्या निकलते हैं, सेंट्रोजोम से निकलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल एस्ट्रल, जैसे एक रे की तरह निकल रहे हैं। और ये एस्ट्रल रे और सेंट्रोजोम दोनों स्टार लाइक अपीयरेंस दिखते हैं, सेंट्रोजोम, इसीलिए इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, एस्टर, क्या बोला जाता है, एस्टर। और कितने एस्टर होंगे, दो, एक ऊपर एक नीचे, इसीलिए एनिमल के डिवीजन को एम्फीएस्ट्रल डिवीजन, और ये दोनों मदद करेंगे किसमें, ये दोनों मदद करेंगे डिवीजन में, इसीलिए एनिमल को क्या कहा जाता है, एम्फीएस्ट्रल टाइप का डिवीजन उसमें होता है, दो एस्टर की मदद से डिवीजन करते हैं। और प्लांट में ये सेंट्रोजोम पाया ही नहीं जाएगा तो एस्टर भी नहीं बनेगा, तो उसे कहा जाता है प्लांट में। एनिमल के केस में क्या होगा, एनिमल में केस में एम्फीएस्ट्रल डिवीजन, एनिमल के केस में। प्लांट के केस में क्या होगा, एन एस्ट्रल डिवीजन, एस्टर पाया ही नहीं जाएगा, एन एस्ट्रल डिवीजन देखने को मिलेगा। अब ये एस्टर जो होता है, ये एस्टर जैसे ये मान लो सेंट्रोजोम है, इससे निकले एस्ट्रल रे, तो इसे क्या बोलेंगे, एस्टर। अब इससे निकलते हैं माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर। और ये पूरा क्या है, एस्टर, ये बीच वाला स्ट्रक्चर क्या है, एस्टर, उससे निकले स्पिंडल फाइबर। इन दोनों को मिला के बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल, क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपरेटस बोल दो, माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपरेटस। किसको किसको मिला के बोलते हैं, किसको मिला के बोलते हैं, दो ये क्या हो गया, ये एस्टर और स्पिंडल फाइबर को मिला के क्या बोलेंगे, माइटोटिक एपरेटस बोलेंगे। तो ये अपनी बात हो गई प्रोफेज, किस पे बात हो गई, प्रोफेज। अब बात करते हैं मेटाफेज। देखो प्रोफेज और मेटाफेज और टीलोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसको बांटा गया अपने पढ़ाई के आसानी के लिए, कन्वीनियंस, ताकि हमें पढ़ाई में क्या हो, स्टडी करने में आसानी हो। कि देखो हमने फेज में बांट दिया, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं। देखो प्रोफेज खत्म हो रहा होता, मेटाफेज आ रहा होता है। तो जैसे ही कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, किसका, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियस का, तुरंत क्या आ जाता है, मेटाफेज। तो मेटाफेज मार्क्ड बाई, कैसे पहचानेंगे कि मेटाफेज आ गया, तो कहोगे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाता है, डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ, कौन कंप्लीट टूट जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या हो जाता है, टूट जाता है। और क्रोमोसोम, ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है फुल्ली कंडेंस हो जाता है। फुल्ली कंडेंस का माना क्या है, फुल्ली कंडेंस का माना कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं पूरी तरीके से। क्रोमोसोम कंडेंसेशन या कंडेंसेशन जो होता है, जो यहाँ प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था, ये कंडेंसेशन यहाँ क्या होता है, कंप्लीट हो जाता। अगर कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया मतलब अब क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी, साइज,
नंबर हम सब देख सकते हैं। तो ये कहाँ किस में देखेंगे, मेटाफेज में देखेंगे, मेटाफेज में। मेटाफेज को इसीलिए बेस्ट फेज कहा जाता है क्रोमोसोम स्टडी के लिए। तो बताओ क्रोमोसोम स्टडी के लिए क्या कहा जाता है? तो मेटाफेज जो होता है बेस्ट फेज होता है। बेस्ट फेज होता है किसके लिए? क्रोमोसोम स्टडी के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम साफ साफ दिखाई देने लगता है। उसके बाद जो होता है यहाँ के क्रोमोसोम की कंडीशन ये होगी, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाले होंगे। कितने क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड? यहाँ की कंडीशन ऐसी होगी, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड? 2 क्रोमेटिड वाले होंगे। तो सुनो, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाले होंगे, इसके दोनों तरफ बनता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर बनता है मेटाफेज में, काइनेटोकोर यहीं बनता है। तो देखो इसके दोनों तरफ क्या बन गया? काइनेटोकोर। और स्पिंडल फाइबर कहाँ बनता है? लेट प्रोफेज में बनता है। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटा दें। अब क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया है, मतलब ये क्रोमोसोम, ये क्या हुआ है, ये क्रोमोसोम अब साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। ऐसे मान लो 46 क्रोमोसोम होंगे, और यहाँ क्या है? सेंट्रोसोम, और यहाँ से निकले हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर अब क्या होते हैं? काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम के दोनों तरफ से काइनेटोकोर से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये जो इधर उधर घूम रहे हैं इनको खींच के कहाँ लाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट। कहाँ लाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट। इनमें क्या होता है? ये छोटे होते हैं, छोटे बड़े, मतलब इनमें क्या होता है? ये छोटे होते हैं और खींचते हैं, किसको खींचते हैं? क्रोमोसोम जो पूरे सेल पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हैं उसको कहाँ लाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे लाते हैं। तो मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में क्या होगा? ये स्पिंडल फाइबर जो होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, अटैच्ड स्पिंडल फाइबर अटैच होगा किसके? काइनेटोकोर द्वारा। किससे अटैच होगा? ये दोनों आपस में बच्चा होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये किससे अटैच हुआ? काइनेटोकोर से अटैच हुआ। काइनेटोकोर की मदद से किससे अटैच हुआ? ये अटैच हुआ सिस्टर क्रोमैटिड। किससे अटैच हुआ? सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। चलो अब देखना, उसके बाद आता है, अब देखो ये सब इक्वेटोरियल लाइन पे आ गए हैं। इक्वेटोरियल कहाँ आ गए हैं? लाइन पे आ गए हैं। तो इसको हम मिटाना चाहते हैं। देखो इक्वेटोरियल लाइन पे आ गए हैं। अब उसके बाद आता है इनमें क्या? देखो यहाँ कितने सीरीज से लगे? 46 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड? 92 क्रोमैटिड, 92 क्रोमैटिड हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है? अब आता है एनाफेज। क्या आता है? एनाफेज। एनाफेज में क्या कर दिया जाता है? इसको दोनों तरफ, दोनों क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं, दोनों क्रोमोसोम की अपनी, जो दोनों क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं तो क्रोमोसोम हो जाता है स्प्लिट। क्या हो जाता है? स्प्लिट, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। अब सेंट्रोमियर क्या हो गया? स्प्लिट। एक सेंट्रोमियर से 2 सेंट्रोमियर बन गया, और जितने नंबर में सेंट्रोमियर होंगे उतने नंबर में क्रोमोसोम। तो 46 सेंट्रोमियर से कितने सेंट्रोमियर बना? 92 सेंट्रोमियर। 92 मतलब 92 सेंट्रोमियर बना, तो मतलब 92 क्रोमोसोम। लेकिन अब वो क्रोमोसोम इस जैसे नहीं रह गए, अब एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाले हैं। तो ये हो गया किसमें? एनाफेज में। किसमें हुआ? एनाफेज में। तो एनाफेज में क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है किसकी? एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम किसका होता है? ये यहाँ लिख दे रहे हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब फाड़ा जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर या बोल दो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को क्या हो गई? स्प्लिटिंग। और ये क्रोमोसोम क्या हो गए? ये क्रोमोसोम क्या हो गए? एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन गया। अब ये जब स्प्लिटिंग होने के बाद मूव टू अपोजिट पोल, ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे। मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे जाएंगे, अपोजिट पोल पे जाएंगे। लेकिन देखना जाते वक्त क्या होगा? जाते वक्त जब ये अपोजिट पोल पे जाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा माहौल। ये देखो देखो ऐसा बनेगा। अगर हम बात करें ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो कहने का मतलब है ये देखो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है। मतलब ये क्या है? सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर। और ये क्या है? आर्म। आर्म मतलब
क्रोमेटिड को। सेंट्रोमियर लीडिंग एज बना रहा है, लीडिंग मतलब लीड कर रहा है, आगे आगे चल रहा है, टुवर्ड द पोल, पोल की तरफ जा रहा है। और पीछे पीछे कौन ट्रेल कर रहा है, आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब पीछे पीछे आ रहा है, आगे आगे सेंट्रोमियर पोल की तरफ, सेंट्रोमियर पीछे पीछे, आगे आगे सेंट्रोमियर पीछे पीछे कौन जा रहा है, आर्म जा रहा है। तो ये अपनी बात हो गई एनाफेज। अब एनाफेज में आ गई, बताओ यहाँ ऊपर कितने क्रोमोजोम गए, 46 क्रोमोजोम, क्योंकि 46 फटा 46 दो भाग में 46। लेकिन अब इसके पास एक क्रोमोजोम के पास 2 क्रोमेटिड था, एक क्रोमोजोम के पास 2 क्रोमेटिड था। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ ऐसी है, एक क्रोमोजोम के पास 1 क्रोमेटिड है, तो 46 क्रोमोजोम के पास कितने क्रोमेटिड होंगे, 46। 46 क्रोमोजोम के पास कितने क्रोमेटिड होंगे, 46। अब उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आएगा टीलोफेज। क्या आएगा, टीलोफेज। टीलोफेज कुछ नहीं है, सुनो, टीलोफेज आएगा, देखो टीलोफेज जो होता है, टीलोफेज में कुछ नहीं होगा, बस वो जो टीलोफेज प्रोफेज का उल्टा होता है। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम जो अभी कंडेंस मतलब कंडेंस होकर अलग अलग हो गए थे, वो क्या हो जाएंगे, डी कंडेंस। क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, डी कंडेंस हो जाएंगे। एंड कौन डी कंडेंस हो गया, क्रोमोजोम। और अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे, क्या खो देंगे, इंडिविजुअलिटी एट डिस्क्रीट यूनिट, जो एक अलग यूनिट के फॉर्म में थे वो खो देंगे। इंडिविजुअलिटी लॉस कर देंगे, खो देंगे, इंडिविजुअलिटी लॉस कर देंगे। और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, क्रोमैटिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और टीलोफेज में क्या होता है, यहाँ चारों तरफ जैसे मान लो एनाफेज खत्म हुआ, एनाफेज अगर खत्म हुआ तो क्रोमोजोम फिर से डीकंडेंस हो गए, फिर से मिक्स हो गए, सारे क्रोमोजोम आपस में मिल गए। उसके बाद क्या होगा, इसमें इसके चारों तरफ क्या लगा दिया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या लगा दिया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। एंड उसके बाद एंडोप्लाज्मी जो वहाँ गायब हो गए थे वो यहाँ फिर से आ जाएंगे। एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाएंगे, रीफॉर्म, पुनः आ जाएंगे। अब क्या हो गया, एक न्यूक्लियस डिवाइड होके कितने न्यूक्लियस में, 2। अब इस न्यूक्लियस के पास 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमेटिड, 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमेटिड है। अब इस सेल को एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट कर दो, 2 सेल, एक सेल से 2 सेल, तो क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। तो एक सेल में 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमेटिड, 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमेटिड। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, पेरेंट भी हमारा 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमेटिड का था, और प्रोजनी भी कैसा बना, 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमेटिड, 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमेटिड। इसका मतलब इक्वेशनल डिवीजन हुआ। इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बात कर लेते हैं, साइटोकाइनेसिस बात कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन करवा देते हैं। तो चलो, एम फेज जो होता है उसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहा जाता है। वो जो होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज जो बांटे गए हैं वो अपने स्टडी के आसानी के लिए बांटे गए हैं। प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन जब इनिशिएट हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, तो क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करेंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी गेन करना स्टार्ट करेंगे। इसमें सेंट्रोसोम जो होता है वो कहाँ चला जाता है, अपोजिट पोल पे चला जाता है। एंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज कब आएगा, मार्क्ड बाय, ये कब आएगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद कंडेंसेशन यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मार्फोलॉजी एंड साइज नंबर यहाँ पर अच्छे से देखा जा सकता है, लेकिन शेप ऑफ क्रोमोसोम देखा जाता है एनाफेज में। शेप ऑफ क्रोमोसोम इन्हें कहाँ देखा जाता है, शेप ऑफ क्रोमोसोम, ये याद रख लेना एनाफेज। मार्फोलॉजी, साइज नंबर, ये सब कहाँ देखा जाता है, मेटाफेज। लेकिन शेप कैसे देखा जाता है, जब इन्हें खींचा जाएगा क्रोमोसोम। अगर मेटासेंट्रिक है तो इनका मुंह कैसा बनेगा, मुंह मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसे बोलेंगे वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप। ये कहाँ बनते हैं, कहाँ क्रोमोसोम देखा जाता है, एनाफेज में देखा जाता है। डिपेंड करता है क्रोमोसोम टाइप कौन सा है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, उसके बाद टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, कौन से टाइप का है, तो उसी हिसाब से शेप अपना बनेगा। तो स्पिंडल, मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का काइनेटोकोर की मदद से वो अटैच होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड को स्प्लिट कर दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, और ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। सेंट्रोमियर आगे आगे चलता है, लीडिंग एज बनाता है, और
आर्म जो होता है उसको ट्रेल करता है, पीछे पीछे चलता है। अब ये ऊपर जाके अपोजिट पोल पे जाके डीकंडेंस हो जाता है, ऐसा टीलोफेज में होता है, और लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं और फिर से फैल जाते हैं, थ्रेड के फॉर्म में हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उन अपोजिट पोल पे जो क्लस्टर ऑफ क्रोमोजोम का गुच्छा है उसके दोनों तरफ क्या, उसको दोनों क्रोमोजोम के गुच्छे की तरफ क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ आ जाएगा। और इस प्रकार क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया। हमें पता चल गया अब कराना है हमें क्या, साइटोकाइनेसिस कराना है। क्या कराना है, साइटोकाइनेसिस कराना है। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस अगर एनिमल का सेल है, एनिमल सेल है तो अलग तरीके से होगा, अगर प्लांट का सेल है तो अलग तरीके से होगा, प्लांट का सेल है तो अलग तरीके से होगा। एनिमल का सेल जो होता है उसमें क्या होता है, ये कोई सेल है, इनमें क्या होगा, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ जाएंगे। इनवेजिनेशन होगा किसका, इनवेजिनेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगा। इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होगा तो यहाँ एक फरो बनेगा, गड्ढा कह सकते हैं, फरो बनेगा। और ये फरो धीरे धीरे डीपेन अंदर की तरफ जाता रहेगा। डीपेन मतलब अंदर की तरफ ये जाता रहेगा, देखो अंदर की तरफ जा रहा। अल्टीमेटली ये ज्वाइन कर देगा किसको, अल्टीमेटली ये ज्वाइन कर देगा सेंटर को, ज्वाइन कर लेगा। और बताओ एक सेल डिवाइड होके कितने सेल बना दी, एक सेल अब डिवाइड होके कितने सेल बना देंगी, 2 सेल बना देंगी। ज्वाइन कर गया किसको, सेंटर को। एक सेल डिवाइड होके कितने सेल बना दी, 2। तो देखना अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। कितने डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो होगा सेंटर टू पेरीफेरी ना, सॉरी, इसमें जो डिवीजन जो ग्रोथ हो रहा है वो पेरीफेरी टू सेंटर हो रहा है, पेरीफेरी टू सेंटर, पेरीफेरी टू सेंटर। ग्रोथ कहाँ हो रहा है, पेरीफेरी टू सेंटर हो रहा है। चलो अब बात करते हैं प्लांट सेल। किस पे बात करते हैं, प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो होता है, इसमें जो होता है सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल वॉल। और सेल वॉल इनएक्सटेंसिबल होता है, मतलब इसको क्या एक्सटेंड, फैलाया नहीं जा सकता, ऐसे अंदर की तरफ नहीं क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। तो सेल वॉल होने की वजह से ये क्या होते हैं, अंदर की तरफ नहीं दबाए जा सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, अब यहाँ बीच में स्मॉल बेसाइकल, छोटे छोटे क्या होते हैं, बेसाइकल बनते हैं, छोटे छोटे बेसाइकल। और ये बेसाइकल जो होता है बनाता कौन है, ये बेसाइकल बनाता है कौन, गोल्जी बॉडी। कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी। अब ये बेसाइकल जो होते हैं क्या होते हैं, ये बेसाइकल जो होते हैं इनका मेम्ब्रेन फ्यूज होता है और ये हार्ड हो जाता है और क्या बना देते हैं, सेल प्लेट। क्या बनाते हैं, सेल प्लेट। ये सेल प्लेट और कुछ नहीं है, मिडिल लैमेला है, जो बाद में मिडिल लैमेला की तरह ये एक्ट करता है, किसकी तरह, मिडिल लैमेला की तरह, मिडिल लैमेला। उसके बाद सेल प्लेट का ग्रोथ जो होता है वो फ्रॉम कहाँ से होता है, सेंटर टू पेरीफेरी हो रहा है, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी हो रहा है। पेरीफेरी पर जाके ये लेटरल वॉल से क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद इनमें डिपोजिशन होता है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन चुका होता है। उसके बाद इनमें डिपोजिशन होता है, किसका, डिपोजिशन होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का, और क्या बन जाता है, प्राइमरी वॉल बन जाता है। अब क्या चाहिए, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला प्राइमरी वॉल हो गया। उसके बाद क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और 2 सेल डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में। लेकिन यहाँ जो ग्रोथ हुआ है सेंटर टू पेरीफेरी हुआ है, क्या हुआ है, सेंटर टू पेरीफेरी सेल वॉल बना है। तो ये अपनी बात हो गई किस पे, प्लांट सेल पे बात हो गई। और इसमें जो होता है सेल प्लेट एक सिंपल प्रीकर्सर मतलब बस सेल डिवाइड करने वाला होता है। तो ये अपनी बात हो गई किस पे, माइटोसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ और माइटोसिस के बारे में जान लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का महत्व क्या है ये जान लेते हैं। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है एनिमल सेल में भी होता है और किस में होता है, प्लांट सेल में भी होता है। एनिमल सेल में इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है, फरो बनता है और फरो डीपेन मतलब अंदर की तरफ जाता है। अल्टीमेटली वो ज्वाइन कर लेता है किसको, सेंटर को, और डिवाइड हो जाता है सेल 2 भागों में, जिसे अब पेरीफेरी टू सेंटर इसमें ग्रोथ हो रहा है। प्लांट सेल में क्या होता है, स्मॉल बेसाइकल बनते हैं, कहाँ, सेंटर की तरफ कलेक्ट होते हैं, सेंटर पे इक्वेटोरियल प्लेट पे कलेक्ट होते हैं सेंटर की तरफ। उसके बाद वो जो होते हैं उसके मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं और सेल प्लेट बना लेते हैं। सेल प्लेट सेंटर टू पेरीफेरी जाता है, अल्टीमेटली ज्वाइन करता है लेटरल वॉल, और वहाँ डिपोजिशन होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, और कुल मिला जुला
जाके सेल डिवाइड हो गया कितने भागों में, 2 भागों में, और 2 सेल को दो सेल को जोड़ने वाले का क्या नाम हुआ, मिडिल लैमेला, क्या बीच में जो लैमेला मतलब लंबे लंबे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की अगर बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस पूरी जिंदगी, पूरे जीवन काल, जब पूरी हमारी बॉडी में जो भी हो रहा है वो डिवीजन वो माइटोसिस की वजह से हो रहा है। सिर्फ एक जगह अगर हमें गैमीट बना रहे हैं तो वहाँ मियोसिस हो रहा है, बाकी सब जगह माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस जो होता है ये मदद करता है ग्रोथ में, ये मेंटेन करता है क्या, ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कैसे करता है, सुनो, क्रोमोसोम नंबर को कैसे मेंटेन करता है। ये 46 और 46 की सेल है। सेल डिवाइड करने के बाद प्रोजनी में भी 46 को कौन मेंटेन कर रहा है, यहाँ माइटोसिस हुआ है। और ये मेंटेन करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जब जैसे जैसे ग्रोथ होगा सेल का वैसे वैसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ होता जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए यही रीज़न होता है सेल डिवीज़न होने का, टू मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद जो होता है ये सेल रिपेयर कराता है, सेल रिपेयर। अब कहाँ के सेल, जैसे गट की लाइनिंग हो गई, ब्लड वेसल्स हो गया, उसके सेल को रिपेयर, हर एक जगह के सेल के रिपेयर। अपर एपिडर्मिस हो गया, अपर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस जो ये अपर पार्ट एपिडर्मिस हो गया, उसकी भी सेल रिपेयर। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जो लगातार डिवाइड करती है, वो भी किसकी वजह से करती है, चाहे एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे लेटरल कैम्बियम हो, चाहे एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे लेटरल कैम्बियम, अगर उनमें ग्रोथ होता है तो किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। तो माइटोसिस जो होता है, अगर हम बात करें माइटोसिस, किसकी बात करें, माइटोसिस जो होता है ये ओनली रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये किस में होता है, ओनली डिप्लॉयड एंड मल्टी सेलुलर में होता है, डिप्लॉयड एंड मल्टी सेलुलर में होता है, एक से ज़्यादा सेल, और डिप्लॉयड मतलब 2n। लेकिन इसके एनिमल में भी कुछ एक्सेप्शन है और प्लांट में भी कुछ एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन जिसमें हैप्लॉयड में भी माइटोसिस होता है। माइटोसिस जनरली किस में होता है, डिप्लॉयड में होता है। लेकिन एनिमल जैसे सोशल इंसेक्ट हो गया, इनमें जो होता है हैप्लॉयड द्वारा माइटोसिस हो सकता है। मतलब हैप्लॉयड से क्या बना, हैप्लॉयड बना, तो इसे माइटोसिस बोलेंगे। जैसे मेल हनी भी हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मेल हनी भी एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद प्लांट में कुछ सम लोअर प्लांट, कुछ लोअर प्लांट जो होते हैं जिनमें माइटोसिस, जैसे स्पोर बनाया था गैमिटोफाइट। स्पोर एक सिंगल सेल थी, वो बनाया था डिवाइड करके गैमिटोफाइट। तो गैमिटोफाइट जो था वो क्या है, वो भी हैप्लॉयड, स्पोर भी हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। अब अगले टाइप की सेल डिवीजन पे बात करते हैं। मियोसिस द्वारा सेल डिवीजन कराएंगे, क्या कराएंगे, मियोसिस द्वारा सेल डिवीजन कराएंगे। मियोसिस को क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। देखो ये मियोसिस किसमें होता है, ओनली ये किसमें होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसमें क्या, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जैसे हम सब सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो अपने में क्या होगा, मियोसिस। और कब होगा, हमेशा नहीं, ड्यूरिंग, कहां होगा, जब गैमिटोजेनेसिस कराना हुआ तब, गैमीट बनाना हुआ तब, गैमिटोजेनेसिस के दौरान। अच्छा, गैमिटोजेनेसिस के दौरान जरूरत क्यों पड़ी, तो अब लेते हैं, हम है डिप्लॉयड और हमारे पास क्रोमोजोम है 46। ये मान लो मेल है, फीमेल है डिप्लॉयड, इसके पास क्रोमोजोम है 46, और बच्चा भी जो पैदा होता है वो क्या होता है, 46 का होता है। तो देखो मम्मी और पापा के क्रोमोजोम से क्या, दोनों का क्रोमोजोम आता है तो बच्चा पैदा होता है। मम्मी के पास 46 है, पापा के पास 46, मम्मी के पास 46, तो 46 दे देंगे, बच्चा 92 का हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने अपना क्रोमोजोम आधा किया, 2n से क्या किया, n किया, और इन्होंने क्या किया, n23 किया इन्होंने। अब इस गैमिटोजेनेसिस, इसे बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस।
तो गैमेटोजेनेसिस करके इन्होंने क्या बनाया, गैमीट बनाए, और गैमेटोजेनेसिस करके इन्होंने क्या कर दिया, गैमेटोजेनेसिस किया, और गैमेटोजेनेसिस में हुआ क्या, मियोसिस। और यहां देखो पेरेंट का क्रोमोसोम और गैमीट का क्रोमोसोम हाफ हो गया नंबर, तो इसमें रेड्यूस कर दिए, क्या रेड्यूस कर दिए क्रोमोसोम नंबर। अब दोनों फ्यूज हो गए, अब डिप्लॉयड, लेकिन हमें डिप्लॉयड बनाना है, तो डिप्लॉयड बनाने के लिए मेल और फीमेल को क्या करना पड़ेगा, फ्यूजन। तो इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हमसे पूछ ले, ये अपना डिप्लॉयड फेज हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर दिए, तो फिर डिप्लॉयड कैसे हुए, डिप्लॉयड रीस्टोर कौन किया, तो फर्टिलाइजेशन रीस्टोर करता है क्या, डिप्लॉयड फेज को। किसको रीस्टोर करता है, डिप्लॉयड फेज। अब अगर हम पूरा एक चार्ट बनाए कि मियोसिस द्वारा सेल डिवीजन होगा, तो उसमें भी आता है इंटरफेज। तो फेज ऑफ साइकिल देखेंगे, क्या देखेंगे, फेज ऑफ साइकिल। किसका, मियोसिस में फेज ऑफ साइकिल। तो मियोसिस में सबसे पहले आएगा इंटरफेज से, हम स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, इंटरफेज आएगा इसमें। अच्छा, G1 आएगा, S बड़ा होता है इसका, G2 छोटा हो गया तो होगा ही नहीं, तो देखना, लेकिन वो सब नहीं याद रखना है, इंटरफेज। उसके बाद आएगा M। अब यहां पर M को बोलेंगे मियोटिक फेज, M फेज आएगा। अब ये मियोटिक फेज दो होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, क्या बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। क्या होता है, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें जो होता है कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, मतलब पहले सेल डिवाइड करेगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसे कैरियोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट बोल सकते हैं, फिर हुआ साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस। इसमें फिर हुआ के मतलब कैरियोकाइनेसिस, सी के मतलब साइटोकाइनेसिस हुआ। अब देखना, अब क्या हुआ, कितनी बार न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है। तो मियोसिस जो होता है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के सेल साइकिल में 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 2 टाइम क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस 2 बार हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि क्रोमोसोम डिवीजन। उसके बाद इस साइटोकाइनेसिस कितनी बार हो रहा है, 2 बार क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना है, मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन, लेकिन इंटरफेज में केवल एक ही बार एस आएगा, यहां पर एस नहीं आएगा। तो इंटरफेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, तो ओनली 1 टाइम डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ओनली 1 टाइम क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक टाइम होगा। तो अगर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, एक सेल जब नॉर्मल रहती है 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमेटिड वाली, मतलब कंडीशन ये रहती है। डिवाइड करने के बाद जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो ये किसमें 23 और 46, मतलब अब इसमें एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, और 2 सेल बनती है क्या, 23 और 46 क्रोमेटिड। फिर ये इसमें होता है दोनों सेल में मियोसिस सेकंड होता है, क्या होता है, मियोसिस सेकंड, और ये सेल बनाती हैं 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमेटिड, मतलब कंडीशन ये हो गई। तो स्टार्ट किए थे पेरेंट से, और प्रोजेनी 4 सेल ऐसे बनती है, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। तो ये क्या होता है, पेरेंट सेल की तुलना में प्रोजेनी सेल एकदम एग्जैक्ट आधा है, तो ये होता है मियोसिस। और दोनों मियोसिस कराने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्रोमोसोम और डीएनए का अमाउंट और क्रोमोसोम नंबर दोनों को आधा करना है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, मियोसिस फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम। तो इंटरफेज हमें पढ़ना नहीं है, इंटरफेज से होके आया। तो मोस्टली जो होता है मियोसिस किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और कब होता है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब उन्हें गैमीट बनाना होता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को आधा करना होता है, और बाद में फर्टिलाइजेशन क्या कर देता है, रिस्टोर कर देता है इनके क्रोमोसोम नंबर को। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो होता है इंटरफेज होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक फेज आता है जिसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। फेज ऑफ सेल साइकिल की अगर बात करें, फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होगा, मियोसिस की बात करें तो इंटरफेज होगा, उसके बाद क्या होगा, एम फेज होगा। मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन, फिर सेल डिवीजन, फिर एक मियोसिस कंप्लीट हुआ, फिर क्या होगा, फिर वो सेल जाएगा किसमें, कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर क्या होगा, मियोसिस सेकंड में साइटोकाइनेसिस होगा। मतलब एक सेल से इसमें 4 सेल बन रहे हैं, जबकि माइटोसिस में क्या हो रहा था, एक सेल से कितने सेल बन रहे थे, 2 सेल बन रहे थे। चलो अब बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट। किस पे बात करते हैं, मियोसिस फर्स्ट। अगर हम मियोसिस फर्स्ट की बात करें, किसकी बात करें, मियोसिस फर्स्ट, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है या हेट्रोटिपिक डिवीजन बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें किस क्रोमोसोम नंबर में क्या आएगी, कमी आएगी। और मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट। किस पे बात करेंगे, प्रोफेज फर्स्ट पे बात करेंगे। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है इसमें क्या होता है, ये लॉन्गर होता है,
लॉन्गर मतलब जितने भी फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, फर्स्ट, सेकंड, जितने भी हैं, सबसे लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है कौन? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेज होते हैं, 5 सब फेज होते हैं। पहला होता है क्या? लेप्टोटीन। क्या होता है? लेप्टोटीन। दूसरा होता है जाइगोटीन, जाइगोटीन। तीसरा होता है पैकीटीन। चौथा होता है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। पांचवा होता है डायाकाइनेसिस। क्या होता है? डायाकाइनेसिस। तो ये 5 सब फेज पढ़ेंगे, हमारा प्रोफेज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो लेप्टोटीन जो प्रोफेज का शुरुआती है, तो यहां पर क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। क्रोमोसोम क्या करता है? कंडेंस होना या कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इसका कंडेंस होना या कॉम्पैक्ट होना पूरे लेप्टोटीन के दौरान होता रहता है। कॉम्पैक्ट होना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। और ये कंटिन्यू रहता है पूरे लेप्टोटीन। जैसे जैसे ये कंडेंस होता जाएगा, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है, लाइट माइक्रोस्कोप अगर लगा के देखोगे, क्रोमोसोम मतलब धीरे धीरे दिखने लगेगा, ग्रेजुअली विजिबल होगा लाइट माइक्रोस्कोप लगाकर। ये हो गया भैया क्या? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन। हम जानते हैं कि अपना क्रोमोसोम जो है अगर प्रोफेज में है तब भी उसमें कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन मतलब 23 सेट इधर होगा, 23 सेट इधर। अब अभी क्या है? आपस में सब बिखरे हुए हैं। अब दोनों 23 सेट इधर, 23 सेट इधर आपस में पेयरिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयरिंग। तो इसमें क्या होता है? जाइगोटीन में जो होता है, समझना बच्चा, ये 23 मम्मी का होता है और 23 पापा का होता है। दोनों आमने सामने आते हैं और आपस में पेयरिंग बनाते हैं। किसमें? जाइगोटीन में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ साइनेप्सिस कहां होता है? तो साइनेप्सिस कहां होता है? जाइगोटीन में होता है। जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्सिस होता है। इसका मतलब क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है? सुन लो बच्चा, मम्मी के चौथे क्रोमोसोम के सामने ये एस फेज से अगर आए हैं तो ये डबल क्रोमेटिड वाले होंगे। मम्मी के सामने क्या होगा? चौथे क्रोमोसोम के सामने पापा का 4th क्रोमोसोम, मम्मी के 3rd क्रोमोसोम के सामने पापा का 4th क्रोमोसोम। और ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है? ये दोनों आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम आपस में कैसे हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम। और ये दो जो एक क्रोमोसोम पर जो ये दोनों हैं, ये हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों आपस में, ये और ये नॉन सिस्टर, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। नॉन सिस्टर। अब पेयरिंग हुआ होमोलॉगस क्रोमोसोम का। किसका पेयरिंग हुआ? होमोलॉगस क्रोमोसोम। किसकी मदद से होता है? यहां देखो, किसकी मदद से होता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की मदद से। साइनेप्टोनिमल न्यूक्लियोप्रोटीन के साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की मदद से होता है। ये दोनों आपस में क्या हो गए? चिपक गए, पेयरिंग हो गया। लेकिन अभी ये दिखते हैं ऐसे, मतलब अभी हमें 2 ही क्रोमेटिड दिख रहे हैं। अब इसको बोला जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है 1 बाइवैलेंट। 1 मतलब 1 बाइवैलेंट है ये पूरे। क्या है? 1 बाइवैलेंट। बाई मतलब 2, वैलेंट मतलब सेंट्रोमियर। तो 1 बाइवैलेंट में कितने क्रोमोसोम? जब 2 सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम कितने होंगे? 2 क्रोमोसोम होंगे। तो क्रोमोसोम कितने होंगे? 2। और इसी को बोला जाता है टेट्राड। क्या बोला जाता है? टेट्राड बोला जाता है क्रोमेटिड, क्योंकि इसके पास कितने होते हैं? 4। तो क्रोमेटिड के आधार पे इसे टेट्राड बोला जाएगा, बाइवैलेंट सेंट्रोमियर के आधार पे बोला जाएगा। तो पूछ ले तुमसे, एक बाइवैलेंट जो है उसमें कितने क्रोमोसोम आते हैं? 2। तो बताओ ह्यूमन में कितने बाइवैलेंट, अगर वो डिवाइडिंग स्टेज में जाता कितने बाइवैलेंट होंगे? तो बाइवैलेंट जो होगा टोटल क्रोमोसोम का हाफ होगा। टोटल क्रोमोसोम अगर 46 है तो बताओ बाइवैलेंट कितना होगा? 23 होगा। 23 मतलब क्योंकि 2 क्रोमोसोम 1 बाइवैलेंट पर आ रहे हैं तो 23 कितना बनाएगा? 46। तो 46 में कितने होंगे? हाफ क्रोमोसोम, जितना टोटल होगा पूरे मतलब सेल में जितना टोटल क्रोमोसोम होगा उसका आधा बाइवैलेंट होगा। ये याद रख लेंगे। अब देखना, बाइवैलेंट जो होता है इसमें क्लियरली विजिबल नहीं होता। इसमें बाइवैलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल नहीं होता है। विजिबल होता है चारों क्रोमेटिड बाइवैलेंट के, 4 क्रोमेटिड बाइवैलेंट के जो होते हैं, चारों क्रोमेटिड यहां पर क्लियर होने लगते हैं। यहां पर, क्योंकि ये अभी ऐसे स्ट्रक्चर था, अब ऐसे हो जाता है तो चारों दिखने लगते हैं। 4 क्रोमेटिड यहां पर क्या होने लगते हैं?
विजिबल होने लगते हैं क्लियरली। प्रत्येक बाइवेलेंट के चारों क्रोमेटिड क्लियर विजिबल होने लगते हैं पैकिटीन में। उसके बाद अगर बात करें तो देखो एक चीज होता है लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये जो होता है शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये बहुत शॉर्ट होते हैं, कम समय के लिए होते हैं। अब देखो फिर से आते हैं पैकिटीन में, तो क्या है 4 क्रोमेटिड यहाँ पर क्लियरली विजिबल होने लगे। उसके बाद इसमें जो होता है सीधा पूछेगा क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का माना होता है, ये क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होता है, बिटवीन क्या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है एक्सचेंज होता है बिटवीन किसके किसके, बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है एक्सचेंज होता है। जैसे हम बात करते हैं अभी देखो इस पे बात करते हैं, ये अगर मान लो एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है मान लो, और इनकी आपस में क्या हुई है पेयरिंग। अब क्या होता है, हम ऐसे बहुत गंदी तरीके से पढ़ा रहे हैं, मतलब क्लास नहीं है यार, तो ये क्या होता है ये वाला सेगमेंट इस पे आ जाता है और ये वाला सेगमेंट इस पे आ जाता है, और जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है वहां एक पाया जाता है नोड्यूल्स, जिसे क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो बताओ नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे यही वजह होता है जिससे हम माँ बाप से अलग होते हैं, यही वजह होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन जो होता है इसके लिए चाहिए एक एंजाइम जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। और उसके बाद रिकॉम्बिनेज यहां पर क्या होता है रिकॉम्बिनेशन पे यहां जहां क्रॉसिंग ओवर होता है वहां एक नोड्यूल फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। कहां बनता एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है, और पैकिटीन के एंड तक जाते जाते रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अभी भी दोनों आपस में चिपके हुए हैं, अब क्या होता है डिप्लोटीन आता है। क्या आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, मान लो ये गोंद से दोनों आपस में लेई से आपस में ग्लू से चिपके हुए हैं। अब क्या होता है इनमें होता है क्या ग्लू से आपस में चिपके हुए हैं। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन के शुरुआत में ही इनका लेई पिघलने लगता है, डेजोल्यूशन होने लगता है। क्या डेजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होने लगता है। जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है तो दोनों क्रोमेटिड क्या होने लगते हैं, दोनों क्रोमेटिड जो होता है वो आपस में अलग अलग होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं अलग अलग होने लगते हैं। और जब दोनों क्रोमेटिड होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होने लगेंगे सेपरेट होने लगेंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम जब भैया देखो ये मान लो ये क्या था बता दे रहे हैं यार थोड़ा सा, दोनों आपस में चिपके हुए थे। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पिघलने लगा तो दोनों आपस में अलग अलग होने लगेंगे। लेकिन यहां मान लो बना है गांठ, तो यहां से ये अलग नहीं होंगे, स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होने लगेंगे अलग अलग। होमोलॉगस क्रोमोसोम ये सेपरेटिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। एक्सेप्ट लेकिन एक जगह सेपरेट नहीं होंगे, कहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर। जहां पर नोड्यूल है वहां पर आर नोड्यूल मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहां पर वहां सेपरेट नहीं होंगे और इनका स्ट्रक्चर एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को बोलेंगे कैज़मेटा। क्या बोलेंगे कैज़मेटा बोलेंगे। तो कैज़मेटा फॉर्मेशन कहाँ हुआ है डिप्लोटीन में हुआ। कहाँ हुआ है डिप्लोटीन में। अब अगर हम बात कर लेते हैं डिप्लोटीन से आगे बढ़ लेते हैं तो आता है क्या डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस। क्या होता है डायाकाइनेसिस काइनेसिस। अब इनमें क्या होता है ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर देखो ऐसे 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 टर्मिनल पे जाके ये क्या हो जाता है, ऐसे नहीं अलग हो सकते क्योंकि ये बंधे हुए हैं। तो ये क्या हुआ ऐसे ऐसे टर्मिनल पे जाके क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। तो यहां क्या होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा। कैज़मेटा का क्या होता है टर्मिनलाइजेशन होता है। और उसके बाद यहां तक जाते जाते क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाती है। फुल्ली कंडेंस, कौन फुल्ली कंडेंस हो गया क्रोमोसोम फुल्ली
कंडेंस्ड हो गए। उसके बाद जो होता है डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम क्या हो गया, फुल्ली कंडेंस हो गया और यहां पर अब माइटोटिक स्पिंडल यानी स्पिंडल फाइबर आने लगते हैं, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर आना स्टार्ट कर देते हैं। और डायकाइनेसिस एंड मतलब प्रोफेज एंड, तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, मतलब गायब हो जाते हैं। तो ये अपना खत्म हो गया प्रोफेज फर्स्ट। अब सारे क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो अब आता है मेटाफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट देखो कितना लॉन्ग है, कितना कॉम्प्लेक्स है। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। इसमें आता है प्रोफेज फर्स्ट जो लॉन्गर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें लेप्टोटीन आता है जिसमें क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस होने लगता है। इसमें क्रोमोसोम थिन थ्रेड के फॉर्म में होता है जिसे बीडेड स्ट्रक्चर दिखता है। कभी कभी ये गुच्छा बना लेते हैं फूलों का, तो इसे बॉकेट बोलते हैं। अब देखो बॉकेट स्टेज, ग्रेजुअली ये धीरे धीरे दिखने लगेंगे। जाइगोटीन में क्या होगा, साइनेप्सिस होगा, मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा, पेयरिंग, और बाइवैलेंट बन जाएगा। बाइवैलेंट, एक बाइवैलेंट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, और कितने क्रोमैटिड होंगे, 4 क्रोमैटिड होंगे, इसलिए इसे टेट्राड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेट्राड बोला जाता है। पैकेजीन में पूरी तरीके से टेट्राड दिखने लगेगा। उसके बाद जो होगा इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन जो होता है, ये नए नए कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसे एंजाइम जरूरी होता है रिकॉम्बिनेज, और जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहां एक नोड्यूल फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगते हैं जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं, लेकिन एक जगह से सेपरेट नहीं होते जहां पर क्या पाया जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं कायस्मेटा फॉर्मेशन। डायकाइनेसिस में क्या होता है, डायकाइनेसिस में क्या होता है, अब टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कायस्मेटा का। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं और माइटोटिक स्पिंडल यहां दिखने लगते हैं। और एंड में क्या हो जाता है, एंड में क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। चलो अब बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट। अब बच्चा बहुत कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, मेटाफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं किससे, अटैच टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर किसके, काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से ये अटैच होते हैं और उसको खींच के किस पे लाएंगे, उसको खींच के किस पे ले आएंगे, लाइन पे ले आएंगे। उसको अलाइन करेंगे कहाँ पर, इक्वेटोरियल प्लेट पे ले आएंगे। तो देखो ये कहाँ ले आए, इक्वेटोरियल प्लेट पे ले आए। ये देखो ये, अब यहां से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। देखो यहां डबल इक्वेटोरियल प्लेट बनता है। ये हमने कहा था क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन भूल गए थे, डाले नहीं थे। डबल इधर 23 डबल इक्वेट मतलब मेटाफेज प्लेट, यहां डबल लाइनिंग बनी है क्रोमोसोम की, डबल 23 इधर 23 इधर, और सब 46 एक साथ आ जा रहे थे एक लाइन में, लेकिन यहाँ डबल लाइनिंग बनी है। और यहाँ से एक तरफ से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है और दूसरी तरफ क्रोमोसोम के दूसरी तरफ दूसरे काइनेटोकोर से नहीं अटैच होता, जबकि ऐसा माइटोसिस के मेटाफेज में ऐसा नहीं होता, दोनों तरफ से अटैच था। तो अब इसमें क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, अब मेटाफेज, अब सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे सारे के सारे कहाँ, इक्वेटोरियल प्लेट। जितने भी बाइवैलेंट वो कहाँ आ गए, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। अब इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, उसके बाद बात करते हैं एनाफेज आएगा। क्या आएगा, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, इन्हीं का सेपरेशन होगा, यहां स्प्लिटिंग नहीं होगा, यहां पर सेपरेशन होगा। किसका, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा, सेपरेशन होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट कर जाएंगे। अच्छा बताओ, 46 ये 23 46 वाले थे, ये भी 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाले। अब इनका क्या होगा, सेपरेशन होगा और ये सेपरेट होके कहाँ चले जाएंगे, मूव टू अपोजिट पोल। कहाँ चले जाएंगे, मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, अपने अलग अलग पोल पे चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, स्पिंडल फाइबर छोटा होगा। अब ये कहाँ चले गए,
ये चले गए यहां। अभी भी एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाले हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे बना दे रहे हैं हम। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे चले गए। बताओ कितना है, 23 46 और 23 46। उसके बाद जो होता है एनाफेज में अभी भी सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं हुए हैं। एनाफेज फर्स्ट में सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी रिमेन है, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन। सिस्टर क्रोमेटिड जो है एसोसिएटेड है किससे, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन मतलब अभी भी एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए हैं किससे, एसोसिएटेड हम वो किससे, सेंट्रोमियर से। किससे हैं, सेंट्रोमियर से। उसके बाद आता है टीलोफेज फर्स्ट। हम जानते हैं टीलोफेज फर्स्ट में कुछ नहीं होगा, बस इसके चारों तरफ क्या चढ़ा दिया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ा दिया जाएगा। अब इसको लिखाएंगे नहीं, मतलब ऐसे ही बोल दे रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ जाएगा और ये डीकंडेंस हो जाएंगे। तो बताओ अगर ये डीकंडेंस हो गए मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन गया। टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ा दिया गया, 2 न्यूक्लियस। अब यहां क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का माना होता है 2 डॉटर सेल बन गए। कितने डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल बन गए। लेकिन अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि हमें पता है ये डॉटर सेल होंगे, ये कितने क्रोमोसोम, 23 46 23 46, और हमारा टारगेट क्या था, 23 23 का बनाना। तो अभी जो सेल बना है, अभी जो सेल बना है वो कैसा है, वो सेल कैसा है, ये 23 46 वाला है। अब ये फिर से इसमें मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा, दोनों में मियोसिस सेकंड होगा। इसमें मियोसिस सेकंड, इसमें मियोसिस सेकंड, इसमें 1 सेल से 2 सेल, इसमें भी 1 सेल से 2 सेल, टोटल 4 सेल बनेंगे। और मियोसिस सेकंड क्या होता है, चलो तो हमने बताया कि एम फर्स्ट और एम सेकंड के बीच में एक फेज आता है जिसे बोलते हैं अब ये सेल फिर से जाना चाहिए था कहाँ, इंटरफेज में, लेकिन ये इंटरफेज में नहीं जाता, इंटरफेज में नहीं जाता। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता क्योंकि पहले से डीएनए डबल है, इसमें 2 क्रोमेटिड है। तो एम फेज और 2 मियोटिक स्टेज के बीच में एक 2 मियोटिक फेज के बीच में एक स्टेज आता है जिसे बोलते हैं क्या, इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस जो होता है, स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस जो होता है स्टेज होता है किसके किसके बीच में, बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, 2 मियोटिक डिवीजन के बीच में क्या होता है, स्टेज। इसमें जो होता है आरएनए सिंथेसिस हो सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन मतलब एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल बनते हैं, लेकिन इसमें जो होता है नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है पूरी साइकिल में। अच्छा, नो डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसके बाद इंटरकाइनेसिस के बाद एम सेकंड आता है। एम सेकंड में क्या आएगा, प्रोफेज सेकंड आएगा। तो देखो एम सेकंड हमें पढ़ाना ही नहीं है, सिर्फ ऐसे बोल देंगे। तो बाकी माइटोसिस अगर पढ़े हो तो एम सेकंड एकदम उसी जैसा है। तो सुनो, मेटाफेज फर्स्ट जो होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से, उसको क्या करेंगे, एलाइन कर देंगे, कहां, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ किसका, सिस्टर क्रोमेटिड के होमोलोगस क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमेटिड नहीं अभी सेपरेट हुए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हुए हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसजंक्शन या सेग्रीगेशन बोलते हैं। जब ये क्रोमोसोम अलग होंगे तो जंक्शन टूट रहा, डिसजंक्शन या इसे सेग्रीगेशन बोला जाता है। चलो उसके बाद बात करते हैं टीलोफेज जो होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, दोनों क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा। और उसके बाद जो होगा साइटोकाइनेसिस में सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में आता है इंटरकाइनेसिस आता है, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। अब ये सेल जो होता है, ये सेल जो होता है किसमें, ये सेल जाएगा प्रोफेज में। एक सेल मतलब दोनों सेल जाएंगे लेकिन एक से अपना काम चल जाएगा, तो आएगा मियोसिस सेकंड। क्या आएगा, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस इसको बोल देंगे नॉर्मल माइटोसिस। नॉर्मल माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीजन, जो जो माइटोसिस में हुआ वही वही यहां होगा। तो हम बात करते हैं प्रोफेज सेकंड से स्टार्ट करते हैं, प्रोफेज सेकंड से। अभी हमारे पास क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड वाला हो गया है, डबल क्रोमेटिड वाला ही क्रोमोसोम है यहां पर, लेकिन अभी क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं है। तो प्रोफेज सेकंड हमको लिखेंगे नहीं इसमें, प्रोफेज सेकंड जो होता है इसमें हमें सिर्फ इतना बता दो क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा। क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएंगे, गायब हो जाए, सब वही चीज होगा।
उसके बाद प्रोफेज सेकंड के बाद क्या आएगा, मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम एकदम क्लियर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और दिखने लगेंगे। और वो अब यहाँ क्या होगा, काइनेटोकोर से क्या अटैच होगा, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होगा। किससे, याद करो, स्पिंडल फाइबर, जो नॉर्मल माइटोसिस था उसी को याद कर लो। स्पिंडल फाइबर अटैच टू, किससे अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर। किसके काइनेटोकोर, सिस्टर क्रोमैटिड, काइनेटोकोर। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम, हाँ, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ऑफ, किसके काइनेटोकोर, सिस्टर क्रोमैटिड। और सिस्टर क्रोमैटिड कहाँ आ जाएंगे, और दोनों तरफ से अब अटैच हुए हैं, और ये सब आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे कहाँ पर, इक्वेटोरियल प्लेट। कहाँ आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। जैसे मान लो ये मेटाफेज सेकंड है, क्या है, मेटाफेज सेकंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाफेज अगर ये सेकंड है तो यहाँ पर क्या होगा, सारे क्रोमोसोम, अब जो 23 क्रोमोसोम, 23 के 23 कहाँ आ गए, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, इक्वेटोरियल। अब इसमें स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से अटैच होता है, दोनों तरफ से, मतलब अब यहाँ स्प्लिटिंग होगा, किसका, स्प्लिटिंग होगा सेंट्रोमियर का, मतलब एक सेंट्रोमियर से 2 सेंट्रोमियर बनेगा, तो एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनेगा, तो 23 क्रोमोसोम से कितने बनेंगे, 23 46, अभी यहाँ पर कंडीशन थी, 23 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम बनेंगे, तो आ जाता है एनाफेज सेकंड। क्या आ जाता है, एनाफेज सेकंड। पूछ लेगा कौन सा ऐसा एनाफेज है जिसमें स्प्लिटिंग नहीं होती है, एनाफेज फर्स्ट, वहां स्प्लिटिंग नहीं होता, सिर्फ अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें सेंट्रोमियर का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड या सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो जाएंगे, क्रोमैटिड या सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड वाला अब 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड में हो जाएगा, एक क्रोमोसोम 1 क्रोमैटिड या 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड में हो गया। तो देखो सेपरेशन इसमें हो गया। उसके बाद जो होगा एनाफेज में, अब ये सेपरेट होने के बाद अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और डीकंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, और डीकंडेंस होने के बाद उनके चारों तरफ क्या चढ़ा दिया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, अगर 23 से डिवाइड कर गए तो ऊपर भी 23 गया होगा, नीचे भी 23, लेकिन अब ये अपना 23 एक क्रोमैटिड वाला, ये 23 एक क्रोमैटिड वाला, तो 23 और 23, अब 2 न्यूक्लियस बन गए हैं जो 23 के हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे, टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में वही बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप कर दिया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ा दिया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ा दिया गया 2। अब उसके बाद साइटोकाइनेसिस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बताओ, एक कितने सेल बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। एक सेल का अगर कंप्लीट मियोसिस करते हैं तो अब ये n इक्वल टू क्या है, 23, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। अगर डिप्लॉयड लेंगे तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड सेल बन गए। तो यहां पर खत्म। और वो सेल बनने के बाद अगर ये सेल डिवाइड हो गया है तो 2 सेल बन गया, और दोनों के पास क्या है, 23। हमारा टारगेट यही था कि 23 हमें क्या करना है, 23 और 23 बन गया। ऐसे 4 सेल बनेंगे। उसके बाद अगर हम पूछ लें सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है, मियोसिस क्यों कराया जा रहा है, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का रोल क्या है। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम को कंजर्व करता है। कंजर्व मतलब अगर ये 2n है और ये भी 2n है, अगर ये इनमें मियोसिस ना होता तो बच्चा 4n होता, फिर 4n के साथ 8n होता, स्पीसीज टू स्पीसीज क्रोमोसोम नंबर वेरी करता। तो इसको कंजर्व कौन करता है, मियोसिस। कौन, मियोसिस ने क्या किया, n को किस में किया, n में कन्वर्ट किया, n में दोनों फ्यूज हो गए। तो ये क्या करता है, कंजर्व करता है, बचाए रखता है, बनाए रखता है, कंजर्वेशन ऑफ क्या, क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है, कंजर्व करता है। अच्छा, किसमें, इन स्पीसीज, प्रत्येक स्पीसीज में क्या करता है। और ये इसकी वजह से अगर मियोसिस ना होता है तो मियोसिस फर्स्ट ना होता तो प्रोफेज फर्स्ट ना होता तो पैकीटीन ना होता, अगर पैकीटीन ना होता तो मतलब क्रॉसिंग ओवर ना होता तो हम अपने माँ बाप से अलग ही नहीं होते, तो वेरिएशन नहीं आता। तो वेरिएशन के लिए जरूरी है, वेरिएशन जरूरी होता है एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन मतलब चेंज के लिए क्या जरूरी होता है, वेरिएशन जरूरी होता है। अगर हमारी एनसीईआरटी में लिखा है इफ कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं आता, तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। तो ये अपना चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट अगले टाइम। थैंक यू।